एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। उत्तराखंड टेट, जिसे हम यूटेट के नाम से जानते हैं, इसकी परीक्षा अब पास आ गई है। ये जो परीक्षा है ये 26 नवंबर को होने वाली है, जैसा कि हम लोगों को पता है। और यूटेट का एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए, अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस अपलोड करूंगी वो मैं मैराथन फॉर्म में अपलोड करूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगी, ना कि टॉपिक वाइज। जैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास के ये सभी टॉपिक कवर करने वाली हूं, जिसको देखने के बाद आपके कम से कम बाल विकास में, ये ना यूटेट पेपर 1 के लिए है ना यूटेट पेपर 2 के लिए, ये दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप यूटेट पेपर 1 के लिए अपेयर हो रहे हैं, चाहे यूटेट पेपर 2 के लिए, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों स्तर के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और अभी जैसे मैंने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम लोगों को अपनी तैयारी में अभी ध्यान देना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने कहा, मैं बाल विकास यानी कि सीडीपी के ये टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आपके बाल विकास में यहाँ पे कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 12 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें टॉपिक बहुत ज़्यादा तैयार करने हैं। अगर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है तो बस आप इन वीडियोस को देखिए और अपनी परीक्षा को क्लियर कीजिए। अब चलिए वीडियो शुरू करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। इसके अलावा जो यूटेट की आपकी क्लास अपलोड होगी वो 25 नवंबर तक होगी, वो भी आपकी दिन में 3 बजे आप लोगों की ये क्लास अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा जो मेरे चैनल के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की जो क्लास है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो आपकी शाम को 6 बजे अपलोड होगी। तो देखिए, 2 क्लासेस अपलोड हुआ करेंगी। कब तक? 25 नवंबर तक। एक आपकी होगी यूटेट की, जो कि 3 बजे अपलोड होगी, और जो सीटेट की आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो आपकी 6 बजे अपलोड होगी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्या क्या सिद्धांत है। तो देखिए, आपको पता है कि इन दोनों टॉपिक से ही हमारी यूटेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न कंफर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम देखेंगे मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा किस तरीके से मिलती है बच्चे को और प्रेरणा कितने तरीके से बच्चे को दी जा सकती है। साथ ही साथ जब भी हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ें तो हम लोगों को मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, यानी कि हम लोगों की जो जरूरतें हैं, हम लोगों की जो आवश्यकता है, इसको लेके इन्होंने एक इस तरीके से हमें त्रिकोण ट्रायंगल हमें बना के दिया था। इसको भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमताएं। आप अगर यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो आपको दिख जाएगा, यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का कंफर्म आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी हमें तैयार करना है। इसके अलावा अगला मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है इंटेलिजेंस। तो देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके पेपर में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब आप सोचेंगे ये तो एक ही छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के जितने सिद्धांत है, साथ ही साथ हमें आईक्यू से संबंधित यानी कि बुद्धि लब्धि जो होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाता है। आईक्यू किसने निकाला ये पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 से 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्म इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। इसके अलावा कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसका भी 1 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कंफर्म पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी कि सोशो कल्चर थ्योरी है, ये टॉपिक भी कवर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, यूटेट की आपकी क्लास 3 बजे अपलोड होगी और सीटेट की आपकी क्लास 6 बजे अपलोड होगी। तो चलिए बाल विकास के इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप इन सभी टॉपिक्स को देखिए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। अब चलिए, सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास से इस वीडियो को शुरू करते हैं।
अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर इतना टाइम तो हमारे पास है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो। तो देखिए, ये टॉपिक आपको करना क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपका यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में आपका 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें यानी कि वृद्धि की बात करें, तो अगर हम एक छोटे से पौधे को ले लेते हैं तो पौधे में ग्रोथ हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? पौधा क्या होता है, टाइम के साथ वो बढ़ने लग जाता है। तो ग्रोथ है क्या? तो ग्रोथ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी के वजन में, किसी की ऊंचाई में यानी कि हाइट में, किसी के शरीर के अनुपात में यानी कि बॉडी के प्रपोर्शन में अगर चेंज आता है तो हम यहाँ पे ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि ग्रोथ जो है ये लगातार होती रहती है, तो ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तब से बच्चे की बॉडी का, बच्चे के शरीर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, पर ये एक समय के बाद रुक जाता है। अब देखिए, अगर ग्रोथ लगातार होता रहे तो पेड़ जो है वो बिल्कुल बादल को छू लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम कहेंगे कि ग्रोथ जो होता है एक टाइम के बाद रुक जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारी कैसी होती है, इसको हम माप सकते हैं। अब जैसे किसी की हाइट में अगर परिवर्तन आता है तो आप देख के यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी हाइट में ये परिवर्तन आया, तो ये क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है ये एक समय बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वजन में तो हम कह सकते हैं कि हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है, पर अगर हम हाइट की बात करें, बॉडी प्रपोर्शन की बात करें यानी कि शरीर के अनुपात की बात करें, तो ये सब चीजें यहाँ पे रुक जाती हैं। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट यानी कि विकास की यहाँ पे बात करते हैं, तो विकास क्या है? विकास यहाँ पे हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यानी कि ये हमारी क्वालिटी में, हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जिसको हम माप नहीं सकते। अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि ये जो बच्चा है इसका बिहेवियर इतना अच्छा है, यानी कि इसको हम नंबरों में नहीं आंक सकते। तो यहाँ पे ये गुणात्मक होगा और साथ ही साथ मात्रात्मक भी होता है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव भी होता है, इसको हम कहीं ना कहीं माप भी सकते हैं और ये गुणात्मक भी माना जाता है। और जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये बर्थ से ही शुरू हो जाता है, यानी कि जन्म से ही शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता है, टिल डेथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है यानी कि जो वृद्धि है जो है वो विकास का ही एक भाग है, और विकास जो है वो वृद्धि के बिना हो सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखें ये जो विकास है ये कई प्रकार के होते हैं, इसके कई सारे टाइप हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, शारीरिक विकास हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारे संज्ञान से जुड़ा होता है। इसके अलावा सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है। इसके अलावा भावनात्मक यानी कि जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं हमारे। इसके अलावा यहाँ पे एक और बता रखा है भाषाई विकास यानी कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस तरीके का है? तो आप कहोगे ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है। अब आप कहेंगे बहुआयामी क्यों? क्योंकि इसके कई सारे आयाम हैं जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर आपकी परीक्षा में कोई एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो आप कहोगे बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, इसके ये सारे आयाम हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है वो आपका ग्रोथ के बिना हो सकता है। क्या बोला मैंने? जो विकास है वो वृद्धि के बिना संभव है, जबकि जो आपका वृद्धि है यानी कि ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक भाग माना जाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो विकास है इसके जो सिद्धांत हैं, जो हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले थे, उसको जरा कवर करते हैं। अब हम समझेंगे विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक को। तो देखिए, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपका 1 या 2 प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला विकास का सिद्धांत लिखा है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए, कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता शब्द क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम लोगों को पता है जो विकास है ये जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। तो मैंने अभी आपके सामने एक पॉइंट लिखा था, कंटिन्यूस टिल डेथ।
यानी कि जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक विकास होता रहता है, तो हम ये कहेंगे कि ये निरंतरता का अनुसरण करता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, यानी कि ऑर्डरली मैनर। अब ये ऑर्डरली मैनर क्यों लिखा गया है? जो विकास है उसके कई सारे आयाम होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा शारीरिक विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ये सभी एक ऑर्डर में चलते हैं, ये सभी एक क्रम में चलते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो विकास है ये क्रमबद्ध तरीके से चलता है। इसीलिए हम यहाँ पे अगला जो सिद्धांत हम समझते हैं वो समझते हैं क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली मैनर। अब देखिए अगला यहाँ पे है अनूठे विकास का सिद्धांत, यानी कि यूनिक डेवलपमेंट। हम लोगों को पता है कि हम लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये हमें क्या बताता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटी, जो उसकी क्षमताएं होती है वे अलग होती है, वे भिन्न होता है। तो हम ये कहेंगे कि विकास जो होता है वो हर किसी में विकास का दर अलग अलग देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अनूठे विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा ये जो हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी है, ये भी एक सिद्धांत होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर किसी में जो विकास का दर होता है वे अलग अलग देखा जाता है। अब ये जो अगला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, जो कि है विकास का क्रमिक पैटर्न। तो देखिए विकास के क्रमिक पैटर्न से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दो तरीके का पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडेस्टल सीक्वेंस। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो डमी यहाँ पे बना रही हूँ। ये पहला डमी हो गया और ये दूसरा डमी हो गया। दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे ये जो हमारे सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है इसमें क्या होता है, ये ऐसा आपका क्रम होता है जो कि ये बताता है कि बच्चे का जो विकास है वो सर से शुरू होता है और धीरे धीरे उसके पैरों तक जाता है। तो हमारे हेड से, हमारे सर से लेकर नीचे की तरफ जाने वाला जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसे हम सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अब हम समझेंगे प्रॉक्सिमोडेस्टल सीक्वेंस को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे का विकास है वो मध्य भाग से शुरू होता है, यानी कि दिल के धड़कन जो है जल्दी सुनाई देती है, उसके बाद उसकी परिधि यानी कि जो हाथ और पैर हैं उनका जो विकास है इस तरीके से होता है। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से समझना है। आई होप ये जो मैंने आपके सामने विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको डिस्कस किए, आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को हम कवर करते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर दो अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को समझेंगे, और उसके बाद मैस्लो द्वारा दी गई हायरार्की ऑफ नीड यानी कि हमारी जो जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है वो कहाँ बेसिक से शुरू होकर एडवांस तक किस तरीके से जाती है, ये इन्होंने एक हमारे सामने एक ट्रायंगुलर हायरार्की हमें दी थी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा क्या है, तो ये एक शब्द से डिराइव हुआ है, एक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जो कि है मोटिव। तो देखिए हमारे यहाँ पे मोटिव क्या होता है कि हमारी जो नीड है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। तो देखिए हमारी तो नीड यही है कि हम लोग जो चाहते हैं हम लोगों को वो चीज़ मिल जाए, और इसी को हम मोटिव कहते हैं, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको हमारा पूरा करना ही हमारी यहाँ पे मोटिव यानी कि नीड कहलाएगा। अब देखिए जो मोटिवेशन शब्द है यानी कि जो प्रेरणा शब्द है, ये आपके दो तरीके से हम बच्चे को दे सकते हैं। दो तरीके से बच्चे को प्रेरणा मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इंट्रिंसिक और दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक तरीके से बच्चा अभिप्रेरित हो यानी कि इंटेंसिकली मोटिवेटेड हो। अगर किसी काम को करने के लिए बच्चा आंतरिक तौर पे यहाँ पे अभिप्रेरित होगा, प्रेरित होगा, तो क्या होगा कि बच्चा उस काम को जल्दी सीखेगा और बच्चे की यहाँ पे रुचि भी होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ऐसे टास्क कराने हैं, ऐसी एक्टिविटी करानी है ताकि बच्चा यहाँ पे खुद स्वयं उस काम को करना चाहे, बच्चा यहाँ पे इंटेंसिकली मोटिवेटेड हो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी कार्य को सीखने का। इसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, हमारा जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है यानी कि करिकुलम होता है, वो इस तरीके से समग्र होना चाहिए
कि हम लोग बच्चे को क्या करें, बाह्य रूप से अभिप्रेरणा दे सके, यानी कि एक्सटेंसिवली वे मोटिवेट कर सके। हम लोगों को बच्चे को डांटना नहीं है, अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती है तो हम लोगों को उन्हें ठीक करना है। तो इस तरीके से हम लोग 2 तरीके से बच्चे को अभिप्रेरणा दे सकते हैं। सबसे पहले तो वो स्वयं अभिप्रेरणा उसके अंदर से आएगी, जो हम इंटेंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और जो हम बाह्य रूप से देते हैं वो हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि मैस्लो ने हमारी नीड्स यानी कि हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसको लेके हम लोगों को यहाँ पे एक हायरार्की दी थी, यानी कि किस तरीके से हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो काम करती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक आता है वो यहाँ से, जो कि है साइकोलॉजिकल नीड। ये जो साइकोलॉजिकल नीड होती है, इसमें हमारी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, यानी कि जो बेसिक हमारी नीड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक नीड क्या है, तो बेसिक नीड जिंदा रहने के लिए क्या है? हवा, पानी, खाना और हमारे सर में छत। तो देखिए ये जो नीड होती है सबसे बेसिक नीड कहलाती है, और यहाँ से हमारी जो आवश्यकताएं हैं ये शुरू हो जाती हैं। अगर किसी की ये जो साइकोलॉजिकल नीड होती है ये पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है, और अगला वो चाहता है सेफ्टी नीड। देखिए सबसे पहले तो हमें खाना, पानी, हवा ये सब चीज़ें मिल रही है, और साथ ही साथ हमारे सर में छत है। तो देखिए ये बेसिक नीड तो हमारी हो गई पूरी। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारी जो सेफ्टी नीड है, यानी कि सुरक्षा जो है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो अगला यहाँ पे बताया हमें सेफ्टी नीड, यानी कि सुरक्षा की जरूरत। ये हमारे किस तरीके की सुरक्षा हो सकती है? पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी हो सकती है। इसके अलावा हमें जॉब मिले, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिले। देखिए अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब होगी, तो नीचे वाली नीड्स तो सारी की सारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फिर हम इसके ऊपर जाते हैं। जब ये नीड हमारी पूरी हो जाती है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के, हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, हम लोगों को प्यार करें, हमें सपोर्ट करें। तो लव एंड बिलोंगिंग नीड यहाँ पे आ जाता है। अगर ये नीड भी यहाँ पे पूरी हो जाती है, अगला यहाँ पे आता है एस्टीम नीड। अब ये जो एस्टीम है, इसका मतलब है आत्मसम्मान। देखिए हर व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे वो अपने आसपास के लोगों से रिस्पेक्ट चाहता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसमें वो पावर भी चाहता है। अगर किसी के पास पावर होगी तो लोग उसका सम्मान कहीं ना कहीं करेंगे। तो यह आता है हमारा एस्टीम नीड। और आखिरी में यहाँ पे मैस्लो बताते हैं कि हम लोग जो आखिरी में यहाँ पे पहुँचते हैं ये जो आवश्यकताओं में, उसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि स्वयं को पहचानना। तो कई बारी यहाँ पे यूटेट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैस्लो की हायरार्की में सबसे बेसिक नीड कौन सी है? तो वो है साइकोलॉजिकल नीड। और सबसे एडवांस नीड जो होती है वो कौन सी है? ये यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो स्वयं को पहचानना होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया ये हमारी सबसे एडवांस नीड के अंदर आता है। आई होप ये जो तीसरा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमताओं को। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, यानी कि अधिगम अक्षमताएं होती हैं, क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखिए हमें हमारे स्टूडेंट्स में कुछ यहाँ पे अधिगम के समय में, यानी कि लर्निंग के समय में डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि उनकी राइटिंग में हो गया, या फिर उनकी रीडिंग में हो गया, या फिर उसको याद रखने में उन्हें दिक्कत आती है। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे अधिगम अक्षमताएं, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है ये पठन संबंधित कठिनाइयां होती है, यानी कि बच्चे को अगर रीडिंग में अगर दिक्कत आती है, बच्चा अगर किसी कंटेंट को रीड कर रहा होता है और पढ़ने में उसे दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे डिसग्राफिया। ये जो डिसग्राफिया है, ग्राफिया जो शब्द है ये लेखन यानी कि राइटिंग से संबंधित होता है। बच्चा यहाँ पे पढ़ भी रहा है, बच्चा यहाँ पे समझने की कोशिश भी कर रहा है, पर बच्चा जब टेस्ट पेपर देता है तो बच्चा ऐसी राइटिंग यहाँ पे लिखता है, ऐसा लेखन लिखता है कि हम लोगों को पढ़ने में ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उसके मार्क्स कट जाएंगे और उसका जो ग्रोथ है वहां पे जो वो डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में ये जो कैलकुलिया शब्द है ये कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलेशन यानी कि गणना। हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गणित के जो सब्जेक्ट होता है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जो गणना प्रयोग होती है, कैलकुलेशन होती है, उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिसकैलकुलिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे अफ्रेजिया। अफ्रेजिया जो है यहाँ पे भाषा संबंधित, जो हमारी
स्पीच होती है, हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो वहाँ पे जब स्पीच में, जब हमें भाषा में जब हमें दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे इसे हम अफ्रेजिया के नाम से जानते हैं। अगला है अलेक्सिया। देखिए अलेक्सिया जो है ये भी हमारा पठन संबंधित विकार होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें और डिसलेक्सिया में क्या फ़र्क है? ये जो अलेक्सिया होता है ये हमारे मस्तिष्क, ये हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। हमारे ब्रेन में कहीं पे डैमेज होने की वजह से हम लोगों को पढ़ने में, साथ ही साथ लिखने में भी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हम अलेक्सिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है यहाँ पे अफ्रेक्सिया। तो देखिए अफ्रेक्सिया क्या है? ये हमारा यहाँ पे जो गामन संबंधित, यानी कि अगर हम देखें तो जो हम लोग जो वर्ड्स यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसमें हम लोगों को दिक्कत होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे मोटर कौशल होते हैं, मोटर स्किल्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो मोटर स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हम नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे पैरों की जो मसल्स होते हैं, हमारी जो हाथों की मसल्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। अगला यहाँ पे है डिसमॉर्फिया। जो डिसमॉर्फिया है ये भ्रम यानी कि इल्यूजन से संबंधित है। बच्चे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है और बच्चे की जो कन्फ्यूजन होती है वो जल्दी यहाँ पे जाती नहीं है। आई होप ये जो मैंने आप लोगों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं यहाँ पे कवर किए हैं, आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे। अब चलिए अगले टॉपिक को जरा डिस्कस करें। अब हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस इस टॉपिक को करने वाले हैं और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके 3 से 4 नंबर यूटैट पेपर 1 और यूटैट पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाता है। तो देखिए आप चाहें तो यूटैट के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, आपको ये सिमिलर क्वेश्चन इन टॉपिक के मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हम अगर किसी भी नए वातावरण में अगर हम एडजस्ट हो जाते हैं, जो हमारी एडजस्ट होने की जो एबिलिटी होती है, वहाँ पे अगर हम किसी जगह पे घुल मिल जाएं अच्छी तरीके से, तो यही हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। सबसे पहले बेसिक इंटेलिजेंस है क्या। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक सूत्र ये समझना है जो कि बुद्धि लब्धि का है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का है, जिसको हम IQ के नाम से जानते हैं। हमें पेपर में कई बारी एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है, यानी कि जो उसकी मेंटल एज है, वो उसकी एक वैल्यू आपको देंगे और जन्म से लेकर अभी तक की जो उसकी एज होती है, जैसे कि एक बच्चा है जो 12 वर्ष का है पर उसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वो 15 साल है, तो 15 हम ऊपर लिखेंगे, 12 हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि 12 वर्ष का वो असल में हुआ है जन्म से लेकर अभी तक, पर उसकी जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज है, वो 15 वर्ष हमें दे रखी है। और इसे हम 100 यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। आप इसे यहाँ पे हल कीजिए। हल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसे किस टेबल से काटें, इसको हम 3 की टेबल से काटें तो ये आपका 5 बार में जाएगा, या आपका 4 बार में जाएगा, और इन दोनों को अगर आप काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इस हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125, यानी कि उस बच्चे का जो IQ है वो कितना है, 125 है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको मानसिक आयु, जैसे कि मैंने यहाँ 15 लिया, और बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कि जन्म से लेकर अभी तक की जो एज है वो लिया मैंने 12, और इस तरीके से मैंने हल करके दिखाया। तो जिस ऑप्शन में आपको 125 मिलेगा वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए ये सूत्र तो आप तैयार कर लेंगे, ये सूत्र से संबंधित क्वेश्चन भी कर लेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि IQ जो है, इस टर्म को, यानी कि IQ जो है ये किसने निकाला, तो इसका आंसर है विलियम स्टर्न। ये नाम आपको याद रखना है, विलियम स्टर्न। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिद्धांतों की बात करें जो हमारे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे एक है एक कारक सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम ही हम लोगों को दिख रहा है एक, इसमें यहाँ पे ये दिया किसने था, ये हमें अल्फ्रेड बीनेट द्वारा दिया गया था। ये नाम आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीनेट द्वारा हमें एक कारक सिद्धांत दिया है। तो देखिए इनका ये मानना है कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो बुद्धि है, वो हमारे जो जनरल फैक्टर होते हैं, जो सामान्य कारक होते हैं, उस पर निर्भर करती है, यानी कि हर किसी के पास ये इंटेलिजेंस आपकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे है, ये है हमारा द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। ये जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये किसने दी, ये हमें यहाँ पे स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने देखा यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि एक कारक सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड बीनेट द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा जो हमारे जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो सामान्य कारक पर निर्भर करती है, जबकि
स्पेयरमैन ये मानते थे कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो दो अलग अलग कारक पे निर्भर करती है, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। जी फैक्टर है यहाँ पे हमारी जनरल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि सामान्य जो हमारे कारक होंगे वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि जो चीज़ें हम सब कर सकते हैं, जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, बोलना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे यहाँ पे कारक होते हैं जो यहाँ पे विशिष्ट माने जाते हैं, जो यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें हमारी मास्टरी होती है, यानी कि हम दूसरों से वो कार्य ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। तो ये देखिए दो कारक हैं जी और एस, ये किसने बताया हमें, स्पेयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के अंदर बताया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम समझेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये नाम आपको याद रखने हैं, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिनेट ने, दो कारक सिद्धांत यानी कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने। इसके अलावा जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसमें आप समझ गए होंगे कि इन्होंने हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो उसको क्या बोला, यहाँ पे मल्टीपल बोला, यानी कि बहुबुद्धि बोला। और इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो 8 अलग अलग तरीके की होती है, और ये जो 8 ये हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने लिखने में अच्छा हो वही इंटेलिजेंट कहलाएगा, जिसको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो, जिसको लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, वो भी यहाँ पे एक इंटेलिजेंट कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे इन्होंने बोला लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, यानी कि जिसको मैथ्स में तर्क लगाने में, लॉजिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, वो भी यहाँ पे इंटेलिजेंट कहलाएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे म्यूजिकल, जिसको संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है और वो दूसरों से ज़्यादा बढ़िया कर सकता है, वो भी यहाँ पे इंटेलिजेंट कहलाएगा। अगला इन्होंने आयाम बताया इंट्रापर्सनल, यानी कि जब हम खुद के बारे में, ये देखिए इंट्रा शब्द यहाँ पे सेल्फ के लिए यूज़ किया जाता है, जब हम खुद के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं और खुद को रियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जब हम दूसरों के साथ जब हम तालमेल बिठा पाते हैं, तो यहाँ पर हम इंटरपर्सनल, देखिए इंट्रा और इंटर में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों काफी मिलते जुलते शब्द हैं, पर इंट्रा जो होता है वो खुद के लिए है और इंटर जो है वो दूसरों के लिए है। अगला है बॉडीली किनेस्थेटिक, यानी कि जब हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा बैलेंस हो, ये कहीं ना कहीं जो हमारे एथलीट्स होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके लिए है कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा बैलेंस होता है। स्केटिंग वगैरह जो करते हैं वो यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएंगे। इसके अलावा है स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल यानी कि यहाँ पे स्थानिक जो बुद्धि होती है, जैसे कि हम लोग अगर पजल वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए और हमारे माइंड में इमेजेस अगर बन सके, जैसे कि जो यहाँ पे मूर्ति कला वगैरह बनाते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो उनके माइंड में यहाँ पे इमेजेस बन जाती है। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर होते हैं वो घर का एक तरीके से मैप हमें पहले दे देते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होगा। और आखिरी यहाँ पे है प्राकृतिक, यानी कि नेचुरलिस्टिक, जो हमारे नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ये मानते हैं कि जो हमारी जो बुद्धि है वो बहुआयामी है, यानी कि क्या है, मल्टी डायमेंशनल। अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आए कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके की है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे काइंड होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए जरा प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थ्योरी को हम कवर करते हैं। अब हम ये जो 6 टॉपिक ये जो कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हम 3 अलग अलग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि हमें जीन प्याजे द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे बेसिक जो सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें कितने स्टेजेस हैं, कितने चरण हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे 4 अलग अलग स्टेजेस है। सबसे पहले आता है संवेद्य पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक। फिर अगला आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक। इसके अलावा आता है यहाँ पे औपचारिक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कहेंगे 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी मानते हैं, यानी कि बाल मनोविज्ञान के ये क्या है, जनक हैं। इन्होंने अपने ही बच्चों पर यहाँ पे प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। इसीलिए ये जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवस्था का सिद्धांत।
अगर हमारी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए कि अवस्था का सिद्धांत हमें किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी हम आंसर देंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसके अलावा इनकी थ्योरी के अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जैसे कि स्कीमा। तो देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे को यहाँ पे बोले कि पेड़ किस तरीके से दिखता है, तो वो अगर क्लासरूम में कक्षा में बैठा होगा तो देखिए सीधा वो पेड़ की तरफ यहाँ पे इशारा नहीं कर सकता क्योंकि उसके आसपास कोई पेड़ है नहीं। तो यहाँ पर वो इस तरीके से एक इमेज यहाँ पे आपके सामने बना के दिखाएगा। तो ये क्या है, ये पेड़ है। ये एक तरीके से यहाँ पे उसके माइंड में, उसके जो मस्तिष्क में यहाँ पे एक सेट पैटर्न है किसी भी चीज को सोचने का। हम किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हमारा स्कीमा बताता है, हमारा थॉट पैटर्न, यानी कि किस तरीके से हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, ये हमें बताता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चा जो है अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन अपने वातावरण के साथ दो तरीके से करता है। एक यहाँ पे आत्मसात्यकरण शब्द का प्रयोग किया गया यानी कि एसिमिलेशन। दूसरा यहाँ पे समायोजन यानी कि अकोमोडेशन शब्द का प्रयोग किया गया। एसिमिलेशन में होता क्या है कि जब हमारा पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ आसानी से तालमेल अगर बिठा सके, तो यहां पे हो जाता है हमारा क्या, एसिमिलेशन। जब हमारे नए ज्ञान की वजह से हमें पूर्व ज्ञान में कोई परिवर्तन करना पड़े, यानी कि जो हमारे मिसकंसेप्शन होते हैं, जब हमें परिवर्तन करना पड़े, तब यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ पे हम इसके लिए समायोजन यानी कि अकोमोडेशन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम स्टेजेस की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा इसकी 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। सबसे पहला आता है संवेद्य पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। यहाँ पे जो हमारी इंद्रियां होती है, जो हमारे सेंसेस होते हैं, वो किसका काम करते हैं, वो शिक्षक का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बोलना नहीं शुरू करता, तो बच्चे के जो सेंसेस होते हैं उनकी मदद से वो चीजें सीखता है। तो वो यहाँ पे शिक्षक का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे दूसरों को नकल करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो सीधा बोलना शुरू नहीं कर रहा, तो वो दूसरों को देख रहा है, उनको समझ रहा है कि वो किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जो बच्चे का व्यवहार होता है, वो किस तरीके से होता है, बच्चा दूसरों को इमिटेट करता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर हम छोटे से बच्चे के सामने जैसे कोई भी टॉय या फिर गुड्डा या कुछ भी चीज़ रख लें और उसको कहें एकदम से उस चीज़ को हटा दें और कहें कि वो चीज़ गायब हो गया, तो बच्चा इस चीज़ को मान लेता है। तो ये जो बिहेवियर होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस का माना जाता है। और ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो ये तीनों के तीनों लक्षण हमें कब दिखते हैं, संवेद्य पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे तो जो दूसरी अवस्था आती है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अब देखिए 2 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं अपने घर वालों के। तो ये यहाँ पे काफ़ी अहम केंद्रित होते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक होते हैं। वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ यहाँ पे बांटना नहीं चाहते। इसके अलावा जो 2 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह देखते हैं, तो उन्हें वो सब चीज़ें सही लगती है और कई बार खेलते हुए अपने खिलौनों के साथ भी वो बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चों के अंदर जीववाद यानी कि एनिमेशन अभी बहुत ज़्यादा होता है। और अगला यहाँ पे है, इनके अंदर अभी अपलटावी होती है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, चीज़ों को रिवर्स करके नहीं सोच पाते। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को हम 2+3 यहाँ पे बताएं कि 2+3 कितना होता है, तो अपनी उंगलियों की मदद से हमें बताएगा 5 होता है। अगर हम उसी के जस्ट बाद यहाँ पे पूछें कि 3+2 क्या होता है, तो यहाँ पे वो दोबारा इन्हें जोड़ने लग जाएगा, क्योंकि अभी वो इस चीज़ को रिवर्स करना अभी नहीं समझा है। इसके अलावा जो अगला और तीसरा स्टेज है वो है यहाँ पे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे के तर्क होते हैं, जो बच्चों के लॉजिक होते हैं, वो सॉलिड चीज़ों पे, कॉन्क्रीट चीज़ों पे आ जाते हैं, यानी कि मूर्त वस्तुओं पे बच्चा जो है वो यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, किन चीज़ों का, जैसे कि एरिया का, वॉल्यूम का। जैसे कि इससे पहले क्या था कि अगर हम 2 अलग अलग बीकर इस तरीके से बच्चे के सामने रख दें और दोनों में बराबर मात्रा में पानी भरें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था तक, तो बच्चा कहेगा कि ये वाला बीकर बड़ा है। पर जब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तक पहुंचेगा तब बच्चा ये कहेगा कि दोनों बीकर में बराबर मात्रा में पानी भरा गया है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि बच्चे के अंदर ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है। जैसे कि अगर मैं 2 स्टिक यहाँ पे रख दूं, तो बच्चा यहाँ 3 स्टिक यहाँ पे रख दूं, तो बच्चा यहाँ पे बता पाएगा कि ए जो है वो 20
से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। अगला यहाँ पे जो अगला स्टेज है, आखिरी स्टेज यानी कि चौथा जो स्टेज है वह है यहाँ पे औपचारिक जो अवस्था होती है यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से लेकर आगे की जो अवस्था होती है उसमें देखा जाता है। यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग होती है, जो बच्चे की चिंतन होती है, वो अमूर्त चीज़ों पे, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे भी आ जाते हैं, जिनको वो देखता नहीं है, देख नहीं सकता, जिन पे वो लॉजिक लगा सकता है, इमेजिन कर सकता है। और बच्चे की जो थिंकिंग होती है, जो बच्चे के तर्क होते हैं, वो डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट तरीके से, यानी कि एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान बच्चा यहाँ पे आते आते निकालने लग जाता है। तो इस तरीके से जीन पियाजे ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोगों को दिया था। आई होप आप लोग अपने नोट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, अगर आप अपने नोट्स भी तैयार करेंगे तो 10 से 12 पेज में ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। अब चलिए आगे हम यहाँ पे कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है उसको भी जरा कवर करें। अब हम कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझेंगे, जिसे हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोलबर्ग के नाम से भी जानते हैं। कोलबर्ग बच्चों के अंदर नैतिकता किस तरीके से आती है, मोरालिटी किस तरीके से आती है, इस चीज़ को चेक करना चाहते थे। और इन्होंने हमें यहाँ पे 3 अलग अलग अवस्थाएं दी और उसके भी अलग अलग हमें लेवल यहाँ पे दिए थे। तो देखिए ये किस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया। इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया और बच्चों को यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई, जो कि एक व्यक्ति था हिंस, जिसकी जो वाइफ थी वो बीमार थी और हिंस को अपनी जो वाइफ है उसको बचाने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, जिससे वो क्या कर सके, मेडिसिन खरीद सके। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के सामने 2 सिचुएशन दी गई कि हिंस क्या करे, या तो उन दवाइयों को चुरा ले, या फिर अपनी जो वाइफ है उसे उस तरीके से उस हालत में छोड़ दे। तो बच्चों से पूछा गया कि यहाँ पे आप हिंस की जगह होते तो आप यहाँ पे क्या करते, हिंस को यहाँ पे चोरी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे अलग अलग जो अवस्थाओं के हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है यहाँ पे शुरू हुआ था। और देखिए ये जो 3 अवस्थाएं हैं आपको इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। और अगला यहाँ पे है परंपरागत अवस्था, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे परंपरागत अवस्था, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। एक बार यूटेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनमें से कौन सी अवस्थाएं कोलबर्ग के सिद्धांत की नहीं है। तो देखिए 3 ऑप्शन तो यही दिए गए थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दिया गया था, यानी कि औपचारिक जो अवस्था है जो पियाजे के द्वारा दी गई है वो दिया गया था। तो उस क्वेश्चन का वो जो औपचारिक अवस्था था वो करेक्ट आंसर था। तो आपको ये अवस्थाओं के नाम भी यहाँ पे याद होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोलबर्ग ये मानते हैं कि जो नैतिकता है बच्चों के अंदर, जो बच्चों के अंदर मोरालिटी है, ये जन्म के साथ नहीं आती। जब बच्चा यहाँ पे वातावरण के संपर्क में आएगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, नैतिकता देखने को मिलती है। तो देखिए जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, इसके यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल बताए गए कि 3 से लेकर 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो नैतिकता क्यों अपनाएगा, क्योंकि वो या तो ओबीडेंट होगा, आज्ञाकारी होगा, या फिर वो दंड से, वो पनिशमेंट से यहाँ पे बचना चाहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इसके अलावा क्या हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो सेकंड लेवल यहाँ पे बताया गया वो ये बताया गया कि बच्चा दूसरों के साथ चीज़ें एक्सचेंज करना चाहेगा। जैसे कि एक सिचुएशन इस तरीके से दी गई कि एक बच्ची है जो एक दिन लंच ले जाना भूल गई और अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच शेयर किया था, तो आज तुम्हें मेरे साथ ये लंच शेयर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सचेंज यानी कि दूसरों के साथ आदान प्रदान के लिए यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, नैतिकता को अपनाएगा। ये दोनों के दोनों लेवल किसके अंदर आते हैं, ये पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगली जो अवस्था है ये है आपकी परंपरागत अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 तरीके से यहाँ पे नैतिकता को अपनाता है। तीसरा जो लेवल यहाँ पे बताया गया कि वो या तो गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल ओरिएंटेशन चाहता है, यानी कि उससे जो कोई बड़ा है, टीचर या फिर उसके घर वाले, आस पड़ोस के लोग बोलें कि ये एक अच्छा लड़का है या फिर एक अच्छी लड़की है, इस वजह से वो नैतिकता को अपनाता है, अच्छे काम को करता है। या फिर वो लॉ और ऑर्डर से डरता है, यानी कि जो हमारे कानून बने हैं, जैसे कि अगर हिंस वाले केस में अगर इस बच्चे से पूछा जाए जो कि इस स्टेज में है, तो बच्चा क्या कहेगा कि हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंस चोरी करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो डर के मारे इस चीज़ को अपना रहा होता है। अगला यहाँ पे है जो तीसरी अवस्था यहाँ पे हमें बता रखी है, ये है हमारी परंपरागत अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसके 2 अलग अलग लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपनी
सोसाइटी को ध्यान में रख के कि हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होती तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे नैतिकता को अपनाता है, या फिर यूनिवर्सल एथिकल, जिसमें वो अपने और समाज के बारे में नहीं सोचता, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचता है और इस तरीके से वो नैतिकता को अपनाता है। आई होप ये जो हमारी कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं और ली वाइगोट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको जरा फटाफट कवर करते हैं। अब हम आखिरी सिद्धांत को यहाँ पे देखेंगे जो कि है वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे हम सोशो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनका यह मानना है कि बच्चे का अगर हमें विकास देखना है, बच्चे का भाषाई विकास देखना है, तो बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को हमें इंटरैक्शन करवाना पड़ेगा। इंटरैक्शन यानी कि बच्चा जब तक इनके संपर्क में नहीं आएगा तब तक भाषा का बच्चे का विकास नहीं होगा। तो देखिए किसके यहाँ पे संपर्क की बात करें, बच्चा यहाँ पे समाज और संस्कृति यानी कि सोसाइटी और कल्चर के यहाँ पे इंटरैक्शन में जब तक नहीं आएगा तब तक बच्चे का क्या नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखिए आपके पेपर में अगर यहाँ पे समाज यानी कि सोसाइटी, संस्कृति यानी कि कल्चर और लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई भी इन तीनों टर्म से संबंधित कोई भी यहाँ पे सिद्धांत पूछा जाए तो आप आंख बंद करके वहाँ पे क्या लगाएंगे, ली वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने हमें कई सारे वाक दिए, 3 तरीके के वाक बताए, जिसमें से एक बताया हमें प्राइवेट स्पीच के बारे में, जो कि बच्चा खुद से संवाद करता है। और क्यों करता है, ताकि वो खुद को रेगुलेट कर सके। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जो पजल सॉल्व कर रहा है और खुद को बता रहा है कि ये कलर यहाँ पे नहीं लगेगा, ये कलर लगेगा, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कर रहा है, जिसके बारे में हमें ली वाइगोट्स्की ने बताया। इसके अलावा भी कुछ और टर्म हम लोगों को बताया। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, एक उदाहरण ले रही हूं। एक बच्चा है जो वॉक कर पाता है, चल पाता है और रनिंग कर पा रहा है। अब बच्चे के पापा ने क्या किया, बच्चे के घर वालों ने क्या किया, यहाँ पे उसे साइकिल दिला दी। अब साइकिल दिलाने के बाद सीधा उसे साइकिल चलाना आएगा नहीं, तब बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे अपने पापा या फिर अपने घर में जो कोई बड़ा होगा उनकी मदद से, उनके असिस्टेंट में वो साइकिल चलाना, यहाँ पे बाईसाइकिल चलाना वो सीखेगा। तो देखिए जब हम किसी के असिस्टेंट में यानी कि किसी की देख रेख में कोई काम करते हैं तो हम कौन से एरिया में होते हैं, हम ZPD में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये एक ऐसा एरिया माना जाता है जिसमें हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, वो भी किसके, किसी और की मदद से। और जो हम कार्य कर पाते हैं किसी की मदद से, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्कैफोल्डिंग। देखिए ये एरिया कहलाता है ZPD, और जो मदद जो हम लोगों को मिलती है उसको यहाँ पे पांड या फिर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और ये मदद कर कौन रहा है, यहाँ पे उसके पापा उसकी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पापा क्या हो जाएंगे, MKO, यानी कि MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा मैं बताती हूँ। एक बच्चा था, उसको साइकिल चलाना था, साइकिल चलाना सीखना था, वॉक करना, चलना फिरना सब कुछ आता है उसको, तो वह भी इस एरिया में साइकिल चलाना सीखने के एरिया जिसमें वो किसी और से कोई चीज सीख रहा है, वो क्या है, उस एरिया को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। तो ZPD कौन कर रहा है, ZPD जो हेल्प होती है, इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और स्कैफोल्डिंग करता कौन है, उसके पापा कर रहे हैं, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो MKO द्वारा क्या किया जाता है, स्कैफोल्डिंग किया जाता है। उसके बाद बच्चा एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर वो साइकिल को अपने आप आसानी से चला पाएगा। आई होप ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये यूटैट के पेपर में, बाल विकास में यूटैट पेपर 1 और यूटैट पेपर 2 दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पेपर 1 के लिए है या फिर ये पेपर 2 के लिए है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये दोनों के लिए आप एक साथ तैयार कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में यूटैट के प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।